So before we go ahead to the next topic, वैसे हमारा अगला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ टू SHM, लेकिन उससे पहले वी शुड नो सम बेसिक डेफिनेशंस रिलेटेड टू SHM. तो जो डेफिनेशंस है इट इज़ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग सम क्वेश्चंस एंड ऑल्सो सम बेसिक डेफिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है फेज ऑफ SHM. वो तुमको SHM का मोर और लेस पूरा ही इंफॉर्मेशन देगा. तो विल फर्स्ट स्टार्ट विथ सम बेसिक डेफिनेशन. हमको 4-5 बेसिक डेफिनेशन देखने हैं, मोस्ट ऑफ यू विच यू ऑलरेडी नो. तो सम बेसिक डेफिनेशंस, ये सिर्फ एक क्रॉस चेक है बिफोर वी गो अहेड टू हायर लेवल मैथमेटिकल डेरिवेशन. जस्ट अ क्रॉस चेक कि तुमको कितना डेफिनेशन पता है. तो डू यू नो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? यस, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? The maximum displacement of a particle performing SHM from its mean position is called as amplitude. और amplitude को मैं हमेशा कैपिटल A से ही डिनोट करने वाला हूँ. रिमेंबर, the maximum displacement of a particle performing SHM measured from its mean position is known as amplitude. सिंपल. उसके बाद गड़बड़ बिल्कुल नहीं. इसके बाद जस्ट टू चेक, यू नो व्हाट इज ऑसिलेशन? हाँ बताओ. Oscillation is oscillation. What is oscillation? In simple harmonic motion, a particle performs same set of movement again and again, and one such set is called as oscillation. तो ये मैं यहाँ लिखने नहीं वाला हूँ, it is just for your knowledge. SHM में पार्टिकल बार बार टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है. उस टू एंड फ्रो मोशन का एक सेट इज कॉल्ड एज oscillation. I hope there is no need of writing this down. This is just for your information. In linear simple harmonic motion, a particle performs same set of movement again and again. One such set is called as oscillation. अगला बेसिक डेफिनेशन है टाइम पीरियड का, जिसको हम लोग पीरियड भी बोलते हैं. टाइम पीरियड और पीरियड ऑफ SHM डिनोटेड बाय T. How do you define time period? The time taken by the particle to complete one oscillation is called as time period. The time taken by the particle to complete one oscillation is known as time period. राइट. चलो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन डिराइव करके देता हूँ मैं आपको. वैसे तो टाइम पीरियड 2π/ω होता है, हमने सर्कुलर मोशन में भी देखा था. लेकिन SHM में और सर्कुलर मोशन में दोनों में टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन सेम बनता है. ये हम लोग डिराइव करेंगे मैथमेटिकली. सो टू डिराइव इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड मैथमेटिकली, यू विल हैव टू फर्स्ट अज्यूम कि मोशन कहीं से तो स्टार्ट हुआ, मीन से या एक्सट्रीम से. तुम्हारी मर्जी वहाँ से ले लो. चलो एक्सट्रीम से देते हैं. अब तक हम लोग हमेशा मीन से ही बोलते आ रहे हैं. तो लेट्स से दैट द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट B, सम पॉइंट B which is right extreme. Point C is the left extreme. This is the main position, and as you know इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड. पॉजिटिव साइड और यहाँ पे नेगेटिव साइड -A. अब टाइम पीरियड बाय डेफिनेशन इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. इमेजिन पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन, स्टार्ट यहाँ से कर रहा है. तो इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आएगा? कल देखा था ना हमने, परसों भी देखा था हमने. x इक्वल्स टू a cos ω t. तो इफ द पार्टिकल starts its motion
starts its motion from the extreme position, the displacement of the particle is given by x equals to a cos ओमेगा t। हमको चाहिए टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, एंड बाय डेफिनेशन टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इसका मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाके वापस यहाँ पे आ गया। तो इस मोशन में जितना भी टाइम लगा दैट इज़ टाइम पीरियड। तो अभी टाइम पीरियड का इक्वेशन फाइंड करने के लिए देखो ऐसा है कि हमने क्लियरली बोल दिया कि पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम से। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, a cos ओमेगा t। तो एट t इक्वल टू ज़ीरो यू हैव x इक्वल्स टू a, क्योंकि t इक्वल टू ज़ीरो पे cos ऑफ ओमेगा t मतलब cos ऑफ ज़ीरो ये क्या आएगा 1। तो x इक्वल्स टू a शुरू में यहाँ था। अब इसके बाद हमको क्या करना होता है, हमको ट्रायल एंड एरर मेथड परफॉर्म करना होता है। ट्रायल एंड एरर मतलब तुम टाइम के अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और फिर चेक करोगे कि वापस कितने टाइम के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू a आ रहा है। मतलब पार्टिकल वापस से अपने कहाँ पहुँच गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे। तो एक काम करते हैं, लेट t इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा, ऐसे अलग अलग वैल्यूज डाल के देखेंगे। पाई बाई ओमेगा, पाई बाई 2 ओमेगा, 3 पाई बाई 2 ओमेगा, ऐसे अलग अलग वैल्यूज डाल के देखो। तो अगर ऐसा है तो x इक्वल्स टू a कॉस ऑफ ओमेगा t, और t क्या मैं लिख रहा हूँ, राइट, ओमेगा ओमेगा क्या हो गया, व्हाट इज कॉस ऑफ पाई, -1। तो कॉस पाई -1, इसका मतलब पाई बाई ओमेगा टाइम पे पार्टिकल कहाँ पहुँचा, -a पे, मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया। बट पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस गया क्या, नहीं। तो इसका मतलब जो पाई बाय ओमेगा वैल्यू है टाइम की, इसको हम लोग टाइम पीरियड बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। तो ऐसा करते करते हम अलग अलग वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। सो देयरफॉर t इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा इज़ नॉट द टाइम पीरियड, is not the period of SHM, since the particle is not back to its original position. Now we can take another value, let t equals to 2 pi by omega। तो अब हम लोग t की वैल्यू 2 pi by omega डालेंगे। तो x equals to a cos of omega t, t is 2 pi by omega, 2 pi by omega, omega omega कैंसिल, तो x equals to a cos 2 pi। cos 2 pi की वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या आ गया, क्या हो गया, a cos 2 pi, cos 2 pi की वैल्यू 1 है, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, a। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू a, इसका मतलब द पार्टिकल इज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। सो देयरफॉर द पार्टिकल इज बैक to its initial position या original position after how much time, कितने टाइम के बाद, after 2 pi by omega। so therefore 2 pi by omega is time period of SHM, गुड। तो मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हमने पहले अज्यूम किया कि पार्टिकल ने अपना मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम पोजीशन से। तो मीन से भी स्टार्ट कर सकते हो, डजंट मैटर। एक्सट्रीम से स्टार्ट किया इसलिए हमने क्या लिया, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू a आया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। ऐसा कब बोलोगे, जब पार्टिकल वापस कहाँ आएगा, x इक्वल्स टू a पे। तो हमने टाइम के अलग अलग वैल्यूज़ यूज़ किए एंड फाइनली वी फाउंड आउट आफ्टर टाइम 2 पाई बाय ओमेगा द पार्टिकल इज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो 2 पाई बाय ओमेगा इज़ नथिंग बट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सिंपल। अब इसके हम लोग अल्टरनेट एक्सप्रेशन बनाएंगे
एज यू नो कि ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ के बाई एम, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर के बाई एम था, सो देयरफॉर टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय रूट ऑफ के बाई एम। ये एक इक्वेशन बन गया। बट वी ऑल्सो नो दैट फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स था ना। अगर मैं फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूँ तो क्या आएगा, के एक्स। तो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, आई एम नॉट राइटिंग डाउन माइनस, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। तो फोर्स आ गया m इंटू ए इक्वल्स टू के एक्स। तो k बाई एम इक्वल्स टू a बाई एक्स। तो यहाँ पे k बाई एम की जगह पे a बाई एक्स भी लिख सकते हैं हम लोग। सो देयरफॉर you have time period equal to t equals to 2 pi under root of a by x। a मतलब acceleration, x मतलब displacement, so time period is 2 pi upon root of acceleration per unit displacement। ये याद रखना, ये तुमको एंगुलर SHM में भी ऐसा ही इक्वेशन बनने वाला है। अब तो हम फिलहाल सिर्फ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। आगे आप देखोगे एंगुलर SHM वेयर यू हैव एंगुलर ऑसिलेशंस, वो हम देखेंगे बाद में। वहाँ पे इस टाइप का इक्वेशन वापस आएगा। तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ओके, जस्ट अ मिनट। पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्लियर है यहाँ तक? पक्का पक्का। नाउ वी विल डिफाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी के दो डेफिनेशन बनते हैं। एक है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में पार्टिकल ने कितने ऑसिलेशन परफॉर्म किए, दैट इज फ्रीक्वेंसी, राइट। और दूसरा है इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। क्योंकि देखो लॉजिकली सोचो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, अगर पार्टिकल को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में हाफ सेकेंड लगता है तो एक सेकेंड में कितने होंगे, 2। अगर पार्टिकल को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 0.25 सेकेंड लगता है, 1/4, तो एक सेकेंड में कितने होंगे, 4। तो डू यू नोटिस टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सो देयर आर 2 अल्टरनेट डेफिनेशंस। नंबर 1, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, the number of oscillations performed by the particle per unit time, performed by the particle per unit time, per unit time is known as frequency, is known as frequency। या फिर और you can say the reciprocal of time period is defined as frequency, the reciprocal of time period, the reciprocal of time period is defined as frequency। So therefore you have time period equals to 1 by frequency, so frequency equals to 1 by time period। क्योंकि रेसिप्रोकल है, अभी बोला मैंने। तो frequency is not 1 upon time period, but what was time period? Time period was 2 pi root of m by k। हाँ, k by m डिनोमिनेटर में था तो वो m by k हो गया। तो इट इज़ अंडर रूट ऑफ m by k। तो therefore frequency will be रेसिप्रोकल है ना, तो 1/2 पाई रूट ऑफ k बाई m। लेकिन k बाई m क्या था, a बाई x। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ऑफ a बाई x। तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूलाज। वेरी सिंपल। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन, उसको क्या बोलते हो, फ्रीक्वेंसी। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी।
तो टाइम पीरियड अगर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के है तो फ्रिक्वेंसी क्या है 1/2 पाई रूट ऑफ के बाई एम. व्हाट इज के बाई एम? ए बाई एक्स. यहाँ तक कुछ डाउट है क्या? डू यू नो व्हाट इज फर्स्ट डेफिनेशन? एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड. नंबर टू टाइम पीरियड. ऑसिलेशन ठीक है. टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. T equals to 2 pi by omega, 2 pi by root of k by m, 2 pi by root of a by x. Then frequency is the number of oscillation performed by the particle per unit time या फिर reciprocal of time period. तो 1/2 pi root of k by m और 1/2 pi root of a by x. इसके बाद the most important definition is phase of SHM, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये अब पूरा पिक्चर क्लियर करेगा और इसके बाद से तुमको SHM अगर समझना है तो इन टर्म्स ऑफ फेज ही समझना है. फेज ऑफ SHM इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. अभी स्टेट ऑफ ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? इफ़ यू हैव नोटिस्ड, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें पार्टिकल बार बार सेम सेट ऑफ मोशन परफॉर्म करता है. सपोज़ वो अगर मीन से स्टार्ट हुआ, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, एक चक्कर ख़त्म, राइट, करेक्ट. फिर सेकेंड राउंड में वापस से वो सारे के सारे पॉइंट्स पे जा रहा है जहाँ पे वो पहले गया था. तो अब हमको अगर ये बताना है, एक नंबर से बताना है कि पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, पार्टिकल का ऑसिलेशन का नंबर क्या है. तो रिमेंबर, ओनली अ सिंगल नंबर कैन टेल अस एवरीथिंग अबाउट द मोशन. वो सिंगल नंबर है फेज, वो हमको बताता है स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, मतलब वो हमको बताता है नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल कहाँ है. नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब पार्टिकल कहाँ जाने वाला है. नंबर 3 इट ऑल्सो टेल्स अस द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, क्योंकि देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, पहला चक्कर ख़त्म, दूसरा राउंड ख़त्म, तीसरा राउंड ख़त्म, तो मैंने अगर बोला पार्टिकल यहाँ है, अब यहाँ है लेकिन कौन सा ऑसिलेशन में है, तो वो भी हमको कौन बताता है? फेज ऑफ SHM. सो अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ SHM इज कॉल्ड एज फेज ऑफ SHM. अ फिजिकल क्वांटिटी which describes state of oscillation या state of SHM, state of oscillation, or you can say state of SHM is known as phase of SHM, is known as phase of SHM. Phase of SHM gives us 3 important information. तो phase of SHM describes, phase of SHM describes or it gives 3 important information. उसमें से नंबर 1 है displacement of the particle performing SHM. उसमें से नंबर 2 है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन बेसिकली. नंबर 3 है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन. तो ये 3 इंफॉर्मेशन आपको मिलती है. गुड. आगे हो, तुमको रोज ही बोलना पड़ता है मेरे को. डू नॉट वेस्ट आवर टाइम. अगर तुमने 1 मिनट भी वेस्ट कर दिया ना तो कलेक्टिवली वी आर अराउंड 80 मिनट वेस्ट हो गए अपने. तो फटाफट से आगे आ जाओ. आगे फॉरवर्ड, अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड.
आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कम्युनिस्ट एजेंडा ऑफ चाइनीज़, उनका था। एनीवेज आई विल नॉट गो इनटू पॉलिटिक्स नाउ, अपने को फिर करना है। तो एनीवेज यहाँ ध्यान दो। नाउ इफ आई से अभी ये फेज़ निकालते कैसे वो समझ लो। फेज़ निकालने के लिए लेट अस से द मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अगर मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो वी नो दैट x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें से जो ओमेगा टी प्लस फाइव होता है ना, ये होता है फेज। क्या होता है ये? फेज। गुड। अब नाउ रिमेंबर, जब पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पे होता है, जब उसका मोशन स्टार्ट ही होने वाला होता है, तो हम लोग इस फेज को एक वैल्यू एसोसिएट कर देते हैं 0 रेडियन 0 डिग्री। गुड। अब when the particle reaches its right extreme, ये 0 था। और कल ही हमने देखा, मैंने इसलिए पहले ग्राफ प्लॉट करवाए थे आपसे, याद है क्या? यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है? t/4। और कितना एंगल कवर होता है याद है? π/2। 90 डिग्री मतलब π/2। तो यहाँ से यहाँ आया मतलब कितना एंगल हुआ? π/2। गुड। फिर वापस यहाँ पे आया तो और कितना एंगल कर हुआ? π/2। तो π/2 और π/2 तो कितना हो गया? π। गुड। देन यहाँ से यहाँ तक आया, वापस कितना हुआ? π/2 कितना? 3π/2। और फिर पार्टिकल वापस यहाँ पे आ गया, कितना हो गया? 2π। और पार्टिकल का अभी सेकेंड ऑसिलेशन स्टार्ट होने ही वाला है, पहला ऑसिलेशन ख़त्म हो गया उसका। गुड। तो रिमेंबर, 0 मतलब मीन पोजीशन, मतलब 0 डिस्प्लेसमेंट। अब पार्टिकल जाएगा टू द राइट, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन इज पॉजिटिव साइड, और पार्टिकल अपना पहला ऑसिलेशन स्टार्ट ही कर रहा है, फर्स्ट ऑसिलेशन। π/2 मतलब होता है पार्टिकल इज एट x इक्वल्स टू a। अब पार्टिकल कहाँ जाएगा? टू द लेफ्ट। देखो डिस्प्लेसमेंट मिल गया, पार्टिकल कहाँ जा रहा है? टू द लेफ्ट। डायरेक्शन मिल गया। नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या है? फर्स्ट है। तो पार्टिकल इज स्टिल इन इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन को मैं यहाँ पे लिखते रहता हूँ, फर्स्ट ऑसिलेशन है, ये भी फर्स्ट ऑसिलेशन है। गुड। उसके बाद पार्टिकल यहाँ आया, एंगल कितना हुआ? π। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वापस क्या हो गया? 0। पार्टिकल अभी भी लेफ्ट में जाएगा इन इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि पार्टिकल का आधा ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो वैल्यूज़ याद रखना, इस पर क्वेश्चन है आपको 2 या 3 क्वेश्चन है सॉल्व करने पड़ेंगे। तो जब तुम्हारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आए, पाई 3π 5π 7π आगे आएगा ही, इट मीन्स कि पार्टिकल का ऑसिलेशन हाफ हुआ। पहला हाफ हुआ, फिर 1.5 हुआ, फिर 2.5 हुआ, फिर 3.5 हुआ, फिर 4.5 हुआ। जब इवन मल्टीपल हो 2π 4π 6π 8π मतलब पार्टिकल का ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। 2π मतलब पहला चक्कर ख़त्म, दूसरा स्टार्ट। 4π मतलब दूसरा ख़त्म, तीसरा स्टार्ट। 6π मतलब तीसरा ख़त्म, चौथा स्टार्ट। तो रिमेंबर, ये नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब यहाँ पे आ गया 3π/2 पे, तो पार्टिकल इज एट x इक्वल्स टू -a, इट इज स्टिल इन इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन, इट्स गोइंग टू द राइट नाउ। गुड। देन अगर 2π हुआ तो पार्टिकल इज बैक टू x इक्वल्स टू 0, पहला ऑसिलेशन ख़त्म हो गया, दूसरा अभी स्टार्ट होगा। ओके। देन इसके बाद अब ये 2π आ गया, फिर यहाँ जाएगा वापस से 0, π/2, π, 3π/2, 2π, 2π प्लस π/2, 5π/2। तो 5π/2 मतलब पार्टिकल x इक्वल्स टू a पे है अपने दूसरे ऑसिलेशन में। फिर वापस यहाँ आया 5π/2 प्लस π/2, 6π/2 दैट इज 3π। 3π मतलब x इक्वल्स टू है 0, पार्टिकल इज स्टिल इन इट्स सेकेंड ऑसिलेशन, टू बी प्रिसाइज 1.5 ऑसिलेशन। तो 3π इंडिकेट्स 1.5 ऑसिलेशन। तो 3π प्लस π/2 7π/2। गुड। 7π/2 x इक्वल्स टू -a, स्टिल इन इट्स सेकेंड ऑसिलेशन।
प्लस पाई बाई टू मतलब 8 पाई बाई टू मतलब 4 पाई, मतलब x इक्वल्स टू 0, सेकेंड राउंड ख़त्म, तीसरा स्टार्ट होगा। गुड। ऐसा करते जाएंगे तो हमको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, भूलना नहीं, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अब देखो इन्फॉर्मेशन हम लोग मैथ्स यूज़ करके कैसे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो रिमेंबर 0 से 2 पाई में पहला ऑसिलेशन, 0 से 2 पाई में पहला ऑसिलेशन, 2 से 4 पाई में सेकंड ऑसिलेशन, राइट। मतलब एंगल के टर्म में सोचोगे तो 0 to 360 फर्स्ट, 360 to 720 सेकेंड, राइट। 2 पाई टू 4 पाई सेकेंड है, 4 पाई टू 6 पाई थर्ड है, 6 पाई टू 8 पाई फोर्थ है, सो ऑन सो फोर्थ। तो जब जब पार्टिकल मीन पे है, जब जब पार्टिकल मीन पे है तो 0 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ऐसे ही नंबर आने वाले हैं। और इसमें से जो भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, मतलब ऑसिलेशन पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, राइट। 0 पहला स्टार्ट हो रहा है, 2 पाई दूसरा स्टार्ट हो रहा है, 4 पाई तीसरा स्टार्ट हो रहा है, 6 पाई चौथा स्टार्ट हो रहा है। जब जब ऑड मल्टीपल है, पाई 3 पाई 5 पाई, तो हाफ 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 की बात हो रही है यहाँ पे, करेक्ट। गुड, क्लियर, हाफ हाफ हाफ। तो पाई 1 हाफ, 3 पाई 2 हाफ, देन 5 पाई 3 हाफ, सो ऑन सो फोर्थ। 3 हाफ ना, पाई मतलब हाफ, उसके बाद पाई मतलब हाफ, उसके बाद 1 एंड हाफ, उसके बाद 2 एंड हाफ, एंड देन 3 एंड हाफ। जब जब पार्टिकल यहाँ था, कहाँ था, राइट एक्सट्रीम पे था, कहाँ था, राइट एक्सट्रीम, तो क्या आएगा, पाई बाई 2, यहाँ क्या था, 3 पाई बाई 2। अब देखो इसके बाद वापस जब यहाँ पे आया कितना हुआ याद है, 5 पाई बाई 2, कितना हुआ, 5 पाई बाई 2, यहाँ कितना हुआ, 7 पाई बाई 2, फिर यहाँ पे कितना हुआ, 9 पाई बाई 2, कितना हुआ, 9 पाई बाई 2, यहाँ पे कितना हुआ, 11 पाई बाई 2। देखो डिफरेंस देखो, ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, यहाँ पे कितना आएगा, 13 पाई बाई 2, यहाँ कितना आएगा, या तो ऐसा याद रखो, या तो देखो सिर्फ ये याद है पाई बाई 2, हाँ, प्लस 4 5 पाई बाई 2, प्लस 4 9 पाई बाई 2, प्लस 4 13 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, प्लस 4 7 पाई बाई 2, प्लस 4 11 पाई बाई 2, प्लस 4 15 पाई बाई 2, प्लस 4 19 पाई बाई 2, प्लस 4 23 पाई बाई 2, यहाँ पे 17 पाई बाई 2। अब ऑसिलेशन का नंबर कैसे निकलता है, इफ़ आई से 13 पाई बाई 2, है ना, 13 में से 1 निकाल लो, कितना बचा, 12 पाई बाई 2, 6 पाई मतलब तीसरा ऑसिलेशन ख़त्म, राइट। तो ये पार्टिकल अगर तुम्हारा 13 पाई बाई 2 आ रहा है, मतलब 6.5 आ रहा है, पाई 6.5 पाई, 6.5 पाई मतलब 7वां ऑसिलेशन राइट एक्सट्रीम, क्योंकि 6 पाई से 8 पाई के बीच में कौन सा ऑसिलेशन था, 4th। तो 13 पाई बाई 2 मतलब 6.5, तो 3 हो गए, चौथा ऑसिलेशन पार्टिकल इज एट राइट एक्सट्रीम। यहाँ चेक करो 15 पाई बाई 2 या फिर 11 पाई बाई 2, डजेंट मैटर, जो भी नंबर लेना है, 15 पाई बाई 2 डजेंट मैटर। व्हाट इज 15 पाई बाई 2, 7.5। इज इट बिटवीन 6 and 8, यस। चौथा ऑसिलेशन पार्टिकल इज एट लेफ्ट एक्सट्रीम। So that is how you basically find out number 1 displacement, number 2 direction of motion and number 3 number of oscillation। इसलिए मैंने बोला था ना फेज ऑफ एसेशन इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये तुमको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे देता है पार्टिकल का। तो इट गिव्स यू 3 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन। चलो इतना पता है, तो नाउ वी आर रेडी टू गो विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs। अब ये जो कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs है, इसमें पूरा तुम टाइटल पढ़ोगे तो आगे कुछ और लिखा है, तो रीड इट क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। क्या है कंपोजिशन ऑफ 2 SHM, हाँ, हैविंग सेम पीरियड, हैविंग सेम पीरियड मतलब सेम ओमेगा। तो 2 इक्वेशन बनेंगे, उसमें ओमेगा क्या होगा, सेम, एंड अलोंग सेम पाथ। यहाँ पे जो 2 वर्ड्स है ना, कंपोजिशन ऑफ 2 SHM, हैविंग सेम पीरियड,
having same period, time period same मतलब omega same, and same path, and along same path, these are very important points here. इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लो. हमारे पास दो पार्टिकल्स है जो SHM परफॉर्म कर रहे हैं. वी हैव टू पार्टिकल्स विच आर परफॉर्मिंग SHM. दे आर परफॉर्मिंग SHM अलॉन्ग द सेम पाथ, मतलब अलॉन्ग x एक्सिस दोनों के दोनों, या अलॉन्ग y एक्सिस दोनों के दोनों, या अलॉन्ग z एक्सिस दोनों के दोनों. यू कैन नॉट हैव वन पार्टिकल अलॉन्ग x वन अलॉन्ग y. हो सकता है, लेकिन आगे जो बोल रहा हूँ वो सुन लो. हम ये दो पार्टिकल के SHM को कंबाइन करके सिंगल SHM ट्रीट करने वाले हैं. तो वी विल कंबाइन, इसलिए कंपोजिशन नाम है, कंपोजिशन, कॉम्बिनेशन, राइट. तो हम लोग दो SHM को कंबाइन करके क्या बनाने वाले हैं, सिंगल. लेकिन जब तुम दो SHM को कंबाइन करके सिंगल बनाते हो, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं. कंडीशन नंबर 1, पीरियड शुड बी सेम, मतलब कैपिटल T और ओमेगा सेम, क्योंकि T सेम तो ओमेगा सेम, राइट. ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड सेम तो ओमेगा सेम. नंबर 2, दो SHM को कंबाइन करके सिंगल SHM ट्रीट तब किया जाता है व्हेन द पाथ इज सेम. यू कैन नॉट हैव वन अलॉन्ग x एक्सिस द अदर अलॉन्ग y एक्सिस. ये दोनों SHM इंडिपेंडेंटली हो सकते हैं, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन विल नॉट बी इन SHM. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अगेन फॉर JEE नीट, यू कैन कंबाइन टू SHM and treat them as a single SHM under two specific conditions. Time period मतलब phase angle omega should be same. Omega t is phase angle, right? अरे अभी तो देखा omega t plus 5 phase है, 5 के लिए 0 कर देता हूँ, क्या बचा. तो omega t मतलब phase angle ना, तो दोनों का phase angle क्या होना चाहिए, same, right? Correct, good. और क्या same होना चाहिए, path, good. एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, उनका इनिशियल पोजीशन डिफरेंट हो सकता है. ओमेगा टी सेम रहेगा, ये अलग हो सकता है. मैंने आपको ये भी बताया था इस फाई का मतलब क्या होता है. नहीं याद है, कोई बात नहीं, बता देता हूँ. अगर मैं फाई के लिए 0 कर देता हूँ, बताओ तो क्या बनेगा इक्वेशन. इसका मतलब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मेन पोजीशन. अगर फाई के लिए मैं पाई बाई 2 कर देता हूँ, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी. मतलब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्सट्रीम. तो व्हेन आई से फेज एंगल सेम मतलब ओमेगा टी सेम, या तो ऐसा याद रखो ओमेगा सेम, बेटर ऑफ. टाइम पीरियड और ओमेगा सेम, गुड, ये याद रखना. पार्टिकल का ओमेगा या टाइम पीरियड सेम है, इनिशियल फेज कैन बी डिफरेंट. मतलब ऐसा हो सकता है कि दोनों में से एक पार्टिकल मीन से स्टार्ट हो रहा है, एक एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है. तो क्या सेम है, पीरियड सेम है. क्या सेम है, पाथ सेम है. क्या सेम नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इनिशियल फेज. और क्या सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, एम्पलीट्यूड्स. गुड. सो लेट अस कंसिडर टू पार्टिकल्स. कंसिडर टू पार्टिकल्स परफॉर्मिंग simple harmonic motion along the same path, along the same path, let us say x axis, and having same time period, time period से मतलब ओमेगा सेम. let A1 विद एम्पलीट्यूड, तो पहले मैं एम्पलीट्यूड अलग अलग लेके चलता हूँ, क्योंकि A1 बोल दिया मतलब अलग हो गया ना, तो दोनों का A बोलता ना. इधर A1 बोल रहा हूँ मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल 1, बाद में इक्वल कर देंगे इसको, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल 1. A2 विद एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल 2. Also, phi 1 is the initial phase of particle 1, and phi 2
be the initial phase of particle 2. So therefore the equation of displacement of these two particles is given by, so therefore equations of displacement of these two particles is given by, what is general expression for displacement? X equals to a sin ओमेगा t प्लस फाई. तो जो पहला पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल है, उसका क्या होगा? x1 a1 phi1, x2 a2 phi2. देखो पाथ सेम है, मतलब दोनों x xy नहीं है, x और टाइम पीरियड सेम है, तो दोनों का ओमेगा सेम है. ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिखा क्या मैंने? नहीं, क्योंकि देखो यहाँ इसके आगे ना इट इज़ हाईली मैथमेटिकल. तो यहाँ अगर पहला स्टेप गलत हो गया तो इक्वेशंस हमारे आने ही नहीं वाले हैं. अब अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद दिला देता हूँ, हमने ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा था. रिमेंबर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? भूल गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और आगे भी आएगा, नहीं याद है, कोई बात नहीं. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो दो डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं इसको कंबाइन करता हूँ तो इन दोनों का एडिशन मतलब x1 प्लस x2 विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी गिवन बाय x1 प्लस x2. सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन का मतलब होता है सुपर इम्पोजिशन. सुपर इम्पोज करना मतलब एक के ऊपर दूसरे को इम्पोज कर देना, मतलब एक SHM के ऊपर दूसरा SHM को इम्पोज करके दोनों को सिंगल ट्रीट करना, सुपर इम्पोज. तो सुपर इम्पोजिशन, उसको सुपरपोजिशन बोलते हैं. सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट of the particle is given by x equals to x1 plus x2. तो x equals to a1 sin omega t plus phi1 plus a2 sin omega t plus phi2. अब इसके आगे पूरा ही मैथ्स है, लेकिन मैं तुमको उससे बता देता हूँ कि ये जो मैथ्स हमको करना है उसका अल्टीमेट एम क्या है. पहला एम है, ये तुमको शो करना पड़ेगा कि दोनों को कंबाइन करने के बाद जो नया मोशन बना वो भी सिंपल हार्मोनिक है. सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है? एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम एंगल. तो फर्स्ट टास्क इज टू शो कि आफ्टर एडिंग दीज टू मोशन जो न्यू मैथमेटिकल इक्वेशन बना वो भी एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम एंगल के फॉर्म में आ रहा है. अगर वैसा आ रहा है तो दो SHM का कॉम्बिनेशन एक नया SHM बनता है, और अगर वैसा होता है तो जो नया SHM बना उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा. और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुमको उसका रिजल्टेंट फेज भी डिराइव करना पड़ेगा. अब रिजल्टेंट फेज का मतलब पहला पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ? phi1 एंगल से. दूसरा कहाँ से? phi2. लेकिन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो वो एज ए कंबाइंड सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट फेज. गुड. तो फर्स्ट इज टू प्रूव कि कॉम्पोजिशन ऑफ टू SHM इज अ न्यू SHM. तो इसके लिए हमको मैथ्स लगाना पड़ेगा, बहुत सारा मैथ्स, नॉट लिटिल बिट, अलॉट. नाउ what is sin of a plus b? sin a cos b plus cos a sin b. ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ. तो यू हैव x इक्वल्स टू, पहला फर्स्ट a1 sin a cos b plus cos a sin b, राइट, प्लस a2 वापस से साइन a प्लस बी,
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। गुड। अभी ये a1 इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, a2 इसके साथ और ये टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो। गुड। देन और इस टाइप के डेरिवेशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू आर राइटिंग द डेरिवेशंस। बताता हूँ क्यों। क्योंकि फिर मैथमेटिकली तुमको अगर इफ़ यू आर नॉट मैथमेटिकली साउंड तो फिर आपको दिक्कत होगी, अगला स्टेप समझ में नहीं आएगा कि क्या आने वाला है। दैट इज़ वाई मैं जानबूझ के एक के नीचे एक स्टेप लिख रहा हूँ, सो दैट यू गेट हिंट कि अभी आगे क्या करना है हमको। ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप रेडी। नाउ इफ यू लुक फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप, डू यू सी देयर इज समथिंग विच आई कैन टेक आउट कॉमन। क्या निकाल सकते हैं? साइन ओमेगा टी कॉमन। a1 क्या बचा हो तो देख लो, साइन ओमेगा टी कॉमन निकाला, क्या बचा? a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2। Similarly second and fourth step, cos omega t कॉमन, क्या आया? a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2। पक्का पक्का? गुड। अब जैसे देर आर फ्यू गोल्डन रूल्स इन मैथ्स, उसमें से एक रूल है मैथमेटिकली जब तुम स्टक हो जाते हो, मतलब अब देखो इसका तो कोई हमारे पास आइडेंटिटी है नहीं, तो मैथमेटिकली व्हेन यू आर स्टक एट सम स्टेप, सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन में भी देखोगे तुम कहीं पे अगर अटक गए तो एक ही चीज़ होती है, सब्स्टिट्यूशन। तो इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग, नहीं कर सकते ना, तो इसको सब्स्टिट्यूट करके नया टर्म बना दो। तो एक काम करते हैं, ये जो टर्म है, ये जो ब्रैकेट है a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 प्लस a2 cos phi 2, इसको मैं बोल देता हूँ r cos डेल्टा। क्या बोल देंगे? r cos डेल्टा, वेयर r इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द टू SHM। वो तो शो होगा ही कि SHM है, लेकिन शो होने के बाद उसका कुछ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, वो कौन है? R। और जो रिजल्टेंट फेज होगा वो कौन है? डेल्टा। मैं आगे मेंशन करूँगा। सिमिलरली ये जो a1 sin phi 1 है प्लस a2 sin phi 2 है, ये आ जाएगा आपका r sin डेल्टा। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 1। ये सारे काम के इक्वेशन से याद रखना। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में। उससे पहले मैं मेंशन कर देता हूँ वेयर r इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड डेल्टा इज रिजल्टेंट फेज। क्लियर यहाँ तक? ये इक्वेशन 2 और 3 सब्स्टिट्यूट कर दो 1 में, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3, 1, 2 and 3, देखो ऐसा था, ये था x इक्वल्स टू, इधर साइन ओमेगा टी बाहर था, ये आ गया साइन ओमेगा टी। इस ब्रैकेट को तुमने क्या बोला? r cos डेल्टा। तो r cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा टी r साइन डेल्टा। क्या r आ गया कॉमन, तो x इक्वल्स टू r कॉमन, साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इक्वेशन नंबर 4 आया क्या वैसा? एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फेज है ना, मतलब जो रिजल्टेंट मोशन है वो भी क्या है? SHM है। क्या है वो? SHM है। तो दिस इज़ फर्स्ट स्टेप, और ये लॉजिक तुमको आने वाले 2 चैप्टर तक लगने ही वाला है। अब अगला और उसका अगला, मतलब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और वेव ऑप्टिक्स। मैं हिंट दे देता हूँ कि क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ पे तुम सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हो जो क्या परफॉर्म कर रहा है? SHM। एट द मोस्ट तुमने 2 पार्टिकल को कंबाइन करके बोला SHM। यू नो वेव एग्जाम्पल फॉर इमेजिन, एक रस्सी लिया, दीवार पे बांध दिया, दूसरा स्ट्रिंग उस रस्सी का दूसरा एंड मेरे हाथ में है, अब इसको मैं जर्क देता हूँ अप एंड डाउन,
पता क्या बनता है? वेव। आपको पता है वेव कैसे बनता है? वेव में जो मीडियम है, रस्सी इन दिस केस, उसका हर पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेशन। सो कलेक्टिव ऑसिलेशन इज अ वेव। तो जो कॉन्सेप्ट तुम अभी सिंगल पार्टिकल के लिए लगा रहे हो, वहाँ पे एट अ टाइम मेनी पार्टिकल्स के लिए होता है। वी विल मेक इट सिंपल मैथमेटिकली, उसको सिंपल करेंगे, लेकिन ये इक्वेशंस ऐसे के ऐसे आगे आते रहेंगे 2 चैप्टर के लिए। हो देयरफॉर इक्वेशन 4 इंडिकेट दैट equation 4 indicates that the combination या composition of 2 SHMs is also an SHM. अब from the point of view of JEE NEET ऐसे क्वेश्चन आए हैं, और उसका ट्रिक मैं तब बता दूंगा आपको। दो फंक्शंस का कंपोजिशन, मतलब 2 SHM का कंपोजिशन, एक नया SHM कब बनता है उसके 2 कंडीशन याद रखना। दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, मतलब ओमेगा, और दोनों का पाथ सेम होना चाहिए। और अब एडिशनल तुमको हिंट दे देता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हार्मोनिक क्यों बोला था तुमने? साइन या कॉस, इधर साइन और कॉस। रिमेंबर दिस। तो मैं अगर 4 ऑप्शन देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स SHM? पहला है 1 + x + x²। यस, नो? नो, क्योंकि यहाँ पे तुमको साइन कॉस दिखा क्या? नो। साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी? नो। दोनों साइन कॉस है, हाँ। हार्मोनिक है, हाँ। एक का ओमेगा था, एक का 2 ओमेगा था, तो ना, नहीं है। गुड। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी? ना, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं होता है, साइन कॉस होता है। साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी? हाँ, क्योंकि साइन ओमेगा टी और 2 बाहर था, कॉस के बाहर था, तो 2 कॉस ओमेगा टी। साइन कॉस पावर 1 SHM, ओमेगा सेम, ऑप्शन नंबर डी। नहीं तो वो सॉल्यूशन देखोगे, उन्होंने क्या किया है, पहले डिफरेंशिएट किया, उससे v मिला, क्योंकि v इज dx/dt, क्योंकि तुम x फाइंड कर रहे हो ना। फिर और एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर क्या मिला? एक्सेलरेशन। फिर ऐसा बोला कि देखो यहाँ पे a = -ω² नहीं आ रहा है, तो ये SHM नहीं है। कितने 4 ऑप्शन को डिफरेंशिएट करोगे तुम, और डिफरेंशिएट करोगे किसको? cos³ ω/t को, sin² ω/t को। तो करना नहीं है, सिर्फ बेसिक्स क्लियर रखो। वैसे क्वेश्चन में DPP में इंक्लूड करता ही हूँ, लेकिन जस्ट टू बी वेरी क्लियर हियर, SHM में साइन कॉस का पावर 1 लगता है। नंबर 2, 2 SHM का एडिशन SHM होता है अगर दोनों का फेज भी मतलब ओमेगा भी सेम हो। अब आपने प्रूव कर दिया कि ये 2 SHM का कॉम्पोजिशन क्या है? SHM है। अब आपको फाइंड करना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। गुड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख लो। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R, मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में ही एक हिंट दे दिया था। अगर आपके पास 2 इक्वेशन बने, एक में साइन हो, एक में कॉस हो, क्या करना चाहिए? स्क्वायर एंड ऐड। क्या करना चाहिए? ये मैथमेटिक्स का दूसरा गोल्डन रूल है। तो r² sin² डेल्टा, मतलब बेसिकली आई एम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3। तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 and 3, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 2 and 3। इक्वेशन 2 था आपका r cos डेल्टा, तो r² cos² डेल्टा प्लस r² sin² डेल्टा इक्वल्स टू, व्हाट इज r cos डेल्टा? a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। तो a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2 का स्क्वायर प्लस
a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 का स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से तुमने निकाल लिया आर स्क्वायर कॉमन, यह आ गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, जो हम लोग 1 कर देंगे, इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे भी इसको लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा सॉर्टेड रखो तो आगे अगले स्टेप समझेंगे। व्हाट इज ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर? ए स्क्वायर मतलब a1 कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस 2a1 a2 2a1 a2 कॉस फाई 1 कॉस फाई 2। इसको भी मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, बेटर ऑफ, वी नीड सम स्पेस हियर एनीवेज। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस 2a1 a2 कॉस फाई 1 कॉस फाई 2। ओके, प्लस क्या a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 2, फिर a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 का स्क्वायर, तो प्लस a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस 2a1 a2 साइन फाई 1 साइन फाई 2 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2। क्लियर यहाँ तक? देखो अभी यहाँ पे ना स्टेप्स लिखने का तरीका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नाउ यू अंडरस्टैंड क्या करना पड़ेगा इसके बाद। बताओ तो क्या करेंगे इसके बाद? व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस? फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म a1 स्क्वायर कॉमन, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म में से a1 स्क्वायर कॉमन क्या आया? कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई 1, करेक्ट, वो 1 हो जाएगा। सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म क्या कॉमन आया? 2a1 a2 कॉस फाई 1 कॉस फाई 2 प्लस साइन फाई 1 साइन फाई 2। थर्ड एंड सिक्स टर्म a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई 2। अब इसमें से ये हो गया 1, ये भी हो गया 1। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, वेरी गुड। तो यहाँ से आपको मिल गया दिस इज इक्वल्स टू, और देखो वो ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये दो भी 1 हो गए, तो ये तो 1 हो गया। तो यू हैव आर स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस, चलो a2 स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ, a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2। ओके, अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी रहता है कभी कभी, अगर cos फाई 2 पहले लिखा cos फाई 1 बाद में लिखा तो cos ऑफ फाई 2 माइनस फाई 1 है ना, डजंट मैटर। cos इज एन इवन फंक्शन, यू नो व्हाट आर ऑड एंड इवन फंक्शन। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इसको उस ही सेंस में नहीं लेना है। अगर मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब, अगर मैं x के जगह पे माइनस एक्स डाल देता हूँ तो वो बन जाता है माइनस एक्स क्यूब, मतलब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये होता है ऑड फंक्शन। और अगर मैं f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेता हूँ और x के जगह पे माइनस एक्स डालता हूँ तो वो फिर भी वही रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शंस टू द लेफ्ट टू द राइट वैल्यूज सेम होती है। कॉस फंक्शन इवन होता है, साइन फंक्शन ऑड होता है। वो कैसे होता है? तो कल ही हम लोगों ने प्लॉटिंग किया था, इसलिए मैंने प्लॉटिंग पहले करवाया था। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। अगर मैं सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ तो दैट हैज़ अ रीज़न कि व्हाई आर वी चेंजिंग द सीक्वेंस। तो फॉर एग्जाम्पल, if I plot y or x and if I define y equals to sin x, मतलब x equal to 0 sin 0 0, right, x equals to pi by 2
साइन पाई बाई टू इज़ 1। ऐसा मैं अगर करते गया तो मुझे को ऐसा एक ग्राफ मिलेगा विच इज़ साइन वेव ऑफ कोर्स, और इस साइड पे प्लॉट करूँगा तो ऐसा मिलेगा। अब जब मैं अलॉन्ग वाई एक्सिस फोल्ड कर देता हूँ, फोल्ड, इफ़ आई फोल्ड इट अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो व्हाट यू नोटिस इज समथिंग लाइक दिस। अब ये टू द स्केल नहीं है लेकिन ऐसा कुछ, इफ़ आई फोल्ड दिस, तो तुमने देखा, इफ़ यू नोटिस, राइट, if you have noticed, if you fold sine of pi by 2 1, sine of minus pi by 2 minus 1, right, तो यहाँ पे कैंसलेशन होता है +1 -1, तो सच फंक्शंस आर ऑड फंक्शंस, मतलब पॉजिटिव एंगल पे जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव एंगल पे उसकी माइनस आ रही है। साइन ऑफ पाई बाई टू 1, साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू -1। ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कौन से फंक्शंस? ऑड फंक्शंस। कौन से फंक्शंस? वेरी गुड, सो दिस आर कॉल्ड एज ऑड फंक्शंस, राइट। सिमिलरली अगर मैं फंक्शन को अब डेफिनेशन उसका चेंज करता हूँ, let me change the definition, just a minute, okay, एक मिनट, let me change it, good। अब मैं इसको बोलता हूँ cos x, y equals to cos x। अब अगर तुम y एक्सिस के अलॉन्ग फोल्ड कर रहे हो, परफेक्ट ओवरलैप होता है, मतलब cos ऑफ पाई और cos ऑफ माइनस पाई वैल्यूज़ आर सेम। ऐसे फंक्शंस होते हैं इवन फंक्शंस। तो इवन फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम ∅1 - ∅2 लिख रहे हो, फिर ∅2 - ∅, तो वहाँ पे चिंता करना ही नहीं। साइन आया तो फिर अलग बात है, तो यहाँ पे तुमको टेंशन लेने का काम नहीं है। हो गया? तो r क्या आया? √of a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ ∅1 माइनस ∅2। तो दो SHM का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो आया √of a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ ∅1 माइनस ∅2। नाउ लुक, 5-6 पेज तो भर ही दिए होंगे हमने ज़्यादा। अगर मैं बोलूँ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि नहीं थी। रिमेंबर चैप्टर नंबर 2 ऑफ 11th स्टैंडर्ड, इफ़ आई हैव टू वेक्टर्स a बार एंड b बार, और दोनों में अगर एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट क्या होता है? √of a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a को a1 बोल दो, b को a2 बोल दो, थीटा को ∅1 माइनस ∅2 बोल दो। तो क्या आ गया? √of a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 cos ऑफ ∅1 माइनस, क्योंकि एक्चुअली तुम जब दो एम्पलीट्यूड्स का रिजल्टेंट निकाल रहे हो तो तुम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल रहे हो, क्योंकि एम्पलीट्यूड्स आर वेक्टर। तो व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट एम्पलीट्यूड्स आर वेक्टर, जब तुम दो मोशन को कंबाइन कर रहे हो, एक का एम्पलीट्यूड, पहले का एम्पलीट्यूड इज़ फर्स्ट वेक्टर a1 बार, दूसरे का इट इज़ a2 बार, और पहले का इनिशियल फेज था ∅1, दूसरे का था ∅2, तो रिजल्टेंट का जो फेज होगा वो ∅1 माइनस ∅2 होगा। तो इतना सब करने की हमको सिर्फ बोर्ड में ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हमको स्टेप्स के मार्क्स है। अदरवाइज़ फॉर नीट जेई तुमको सिर्फ इतना याद रखना है, दो SHM के एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट होता है √of a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 ∅1 माइनस cos ऑफ ∅1 माइनस ∅2। अब हम रिजल्टेंट फेज भी फाइंड कर लेंगे। रिजल्टेंट फेज, ये तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था ना, रिजल्टेंट फेज। Third rule of maths, if you have two equations, one has cos, other has sin, divide these two. Divide these two, you get something new information. Equation 3 by equation 2. Equation 3 था r sin, क्या था? r sin डेल्टा, और ये था r cos डेल्टा, और ये था a1 sin ∅1 प्लस a2 sin ∅2, और cos में था a1 cos ∅1 प्लस a2 cos ∅2। आर कैंसिल हो गया, ये हो गया tan डेल्टा। tan डेल्टा इक्वल्स टू
A1 sin phi 1 प्लस A2 sin phi 2 अपॉन A1 cos phi 1 प्लस A2 cos phi 2। तो डेल्टा आ गया tan इनवर्स ऑफ, रिजल्टेंट फेज आ गया आपका tan इनवर्स ऑफ A1 sin phi 1 प्लस A2 sin phi 2 अपॉन A1 cos phi 1 प्लस A2 cos phi 2। गुड, रिजल्टेंट फेज आ गया। अब हमको इसमें कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करने हैं। देयर आर 3 स्पेशल केसेस, 3 स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस का सिर्फ इतना मतलब है, मैंने आपको बोला था ना phi 1 phi 2 क्या बताता है हमको, बताओ तो क्या बताता है phi 1 phi 2? phi 1 phi 2 हमको बताता है कि पहले पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, दूसरे पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया। गुड, तो मैंने इसलिए जानबूझ के वो डायग्राम को रखा है यहाँ पे कि अभी मैं बताऊँगा कि क्या हो सकता है दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, मे बी फ्रॉम एक्सट्रीम, मे बी फ्रॉम मीन, मे बी फ्रॉम समवेयर इन बिटवीन, कहीं से भी, लेकिन साथ में मोशन स्टार्ट किए। तो पहला केस, इफ़ phi 1 एंड phi 2 आर सेम, इक्वल, इसका मतलब पार्टिकल्स, बोथ द पार्टिकल स्टार्ट देयर मोशन फ्रॉम द सेम पॉइंट। सो इफ phi 1 equals to phi 2, when you have phi 1 equals to phi 2, phi 1 minus phi 2 equals to 0, so you have cos of phi 1 minus phi 2 equals to cos 0. What is cos 0? 1. Okay, so therefore जो r था वो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, क्योंकि cos phi 1 माइनस phi 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। सेम नहीं 1 हो गई, क्या हो गई, 1। cos की वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, phi 1 phi 2 की वैल्यू सेम हुई ना, cos की वैल्यू कितनी हो गई, 1। व्हाट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2? हाँ बताओ। a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, तो ये रूट और ए स्क्वायर हो गया कैंसल, तो यू हैव a1 प्लस a2। अब इसमें और एक स्पेशल कंडीशन डाल देता हूँ कि अगर दोनों के एम्पलीट्यूड्स भी सेम हो गए, मैंने पहले ही बोला था कि मैं शुरू में फेज अलग अलग रखूँगा, बाद में सेम कर दूँगा, कर दिया, फिर एम्पलीट्यूड अलग रखूँगा, अभी सेम करूँगा, तो क्या आ गया 2a, क्या आ गया 2a। तो अगर हमारे पास दो पार्टिकल है, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, एक का एम्पलीट्यूड था 5 सेंटीमीटर, दूसरे का भी 5 सेंटीमीटर, तो टोटल हो गया 10 सेंटीमीटर एज अ सिस्टम का। गुड, देन स्पेशल केस नंबर 2, इफ phi 1 माइनस phi 2 इक्वल्स टू pi बाई 2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक पार्टिकल ने स्टार्ट किया मीन से, एक ने स्टार्ट किया एक्सट्रीम से, क्योंकि मेन पोजीशन 0 एंगल होता है और कितना होता है pi बाई 2। तो जब फेज डिफरेंस तुम्हारा pi बाई 2 आए तो इट इंडिकेट्स दैट वन पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन वाइल द अदर इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम। गुड, तो इस केस में cos ऑफ phi 1 माइनस phi 2 क्या आ जाएगा, 0। तो क्या बन जाएगा, r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ओके, गुड। तो यू हैव a1, और इसमें मैं स्पेशल केस डाल देता हूँ, इफ़ a1 एंड a2 आर सेम, तो r क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, रूट 2a स्क्वायर, मतलब रूट 2a। तीसरा कंडीशन, इफ़ द फेज डिफरेंस इज पाई। फेज डिफरेंस पाई होने का मतलब ये होता है, एक ने लेफ़्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट किया और दूसरे ने राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट किया, या तो एक ने मीन से स्टार्ट किया लेकिन पहले वो जाएगा पॉजिटिव साइड पे, दूसरे ने मीन से स्टार्ट किया वो जाएगा नेगेटिव साइड पे। बट थोड़ा हमारे लिए बेटर ऑफ, क्योंकि हम हमेशा बोल रहे हैं मीन से स्टार्ट हो तो पहले कहाँ जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चलो पाई मतलब वन स्टार्ट फ्रॉम राइट एक्सट्रीम एंड द अदर स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम। तो इस केस में cos ऑफ phi 1 माइनस phi 2 क्या आने वाला है, -1, क्योंकि cos phi की वैल्यू होती है -1, तो तुमको r मिलेगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, क्योंकि प्लस 2a1 a2
कॉस ऑफ फाइव माइनस फाइव टू था, वो कॉस ऑफ फाइव माइनस फाइव टू क्या आ गया -1। तो ये क्या बन गया अंडर रूट ऑफ a1 माइनस a2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया a1 माइनस a2। और इसमें स्पेशल कंडीशन डाल देता हूँ मैं, a1 इक्वल टू a2 इक्वल्स टू a, तो r की वैल्यू क्या हो गई 0। गुड। तो अगर ऐसा रहा तो रिजल्टेंट मोशन जो है हमको लगेगा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 है, मतलब मोशन ही नहीं हो रहा है। और ऐसा क्यों होता है उसका भी रीज़न है। देखो ऐसा है, टाइम पीरियड सेम था, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड सेम है, टाइम पीरियड सेम था, एम्पलीट्यूड सेम कर दिया हमने। अब ऐसे केस में एक पार्टिकल ने राइट से स्टार्ट किया, एक ने लेफ्ट से। अब आपको समझ में आ रहा है हो क्या रहा है, जब ये यहाँ आया तो जो दूसरा पार्टिकल है वो यहाँ पहुँच गया। समझा? मतलब टू एन ऑब्जर्वर उसको तो समझ में ही नहीं आया कि एक पार्टिकल ने लोकेशन चेंज किया। गुड। सो दे आर जस्ट फ्लिपिंग देयर पोजिशन, इंटरचेंजिंग ऑफ देयर पोजिशंस। इसके लिए व्हेन यू हैव a1 इक्वल टू a2 एंड फेज डिफरेंस इज पाई, तो इट अपीयर्स टू अस एज इफ देर इज नो मोशन इटसेल्फ। इसलिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आया उसमें 0। क्या आया 0। पक्का पक्का। गुड। सो सफिशिएंट फॉर टुडे।